हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 11th के फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप सबने एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट चॉइस किया है और ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको एक बार कॉमर्स के फंडे क्लियर हो गए तो ये सब्जेक्ट जो है आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। वैसे भी जो कॉमर्स है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हमारे चारों तरफ सिर्फ कॉमर्स ही कॉमर्स है। इसलिए बच्चों, आपको बहुत ही बारीकी से जो भी हम समझा रहे हैं उसकी बारीकियों को समझना है और एक बार आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगोगे तो बिल्कुल भी ये सब्जेक्ट आपके लिए कठिन नहीं होगा। और आफ्टर 12th आपके पास बहुत सारे स्कोप्स रहेंगे जिसके माध्यम से आप अपना जो पसंदीदा जो प्रोफेशन है उसको आप चॉइस कर पाओगे। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास है ये अकाउंट्स का क्लास है। तो लेखा शास्त्र क्या है और लेखा शास्त्र में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, इसके लिए आज हम अपना पहला चैप्टर लेंगे जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब लेखांकन की प्रस्तावना को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों, कोई भी चैप्टर को पढ़ना या समझने के लिए हम उसके डिटेल में ना जाकर एक मैं छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको और उस स्टोरी के माध्यम से हम अपने अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको हम समझेंगे। क्योंकि आम भाषा में हम कुछ शब्दों का जो उपयोग करते हैं, कॉमर्स की भाषा में वो शब्द जो हैं थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। अगर आप एक बार उन शब्दों को पकड़ लेंगे, क्योंकि वो जो वर्ड्स हैं वो आपके पूरे अकाउंट्स में इस्तेमाल होने वाले हैं। जब आप खाते बनाएंगे तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके अकाउंटिंग में आएंगे, तो आपको इन सभी शब्दों का जो मीनिंग है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल, एक छोटी सी स्टोरी के साथ हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है इसको। तो चलिए बच्चों, हम सोहन की इस कहानी से अपने अकाउंट्स के बहुत सारे वर्ड्स को आज सीखने वाले हैं। तो कौन है सोहन और इसकी कहानी क्या है? तो देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सोहन। जब सोहन बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि अब मुझे कुछ व्यवसाय प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने घर परिवार के लिए पैसे कमाने हैं, तो क्यों ना मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं। तो सबसे पहले जब उसके दिमाग में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आइडिया आया तो उसको सबसे पहले क्या जरूरत पड़ी? उसको जरूरत पड़ी रुपए की। तो सोहन के पास 1 लाख रुपए थे, ठीक है। सोहन के पास कितने थे? 1 लाख रुपए। तो सोहन ने सोचा क्यों ना मैं इस 1 लाख रुपए से व्यवसाय प्रारंभ करता हूं। तो सोहन ने इस 1 लाख रुपए से इस व्यवसाय को प्रारंभ करने की सोची। जब सोहन ने यह व्यवसाय प्रारंभ करने की सोची तब उसने सोचा कि भाई व्यवसाय में किस चीज का करूं। तो उसने देखा मार्केट में कि भाई अभी यहाँ पर कपड़ों की खरीदी बिक्री करना मेरे लिए आसान है, तो मैं कपड़ों का व्यवसाय प्रारंभ करता हूँ। तो सोहन ने कपड़ों का व्यवसाय प्रारंभ किया, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले इसने क्या की? इस 1 लाख को इस व्यवसाय में लगाया, ठीक है। तो जैसे ही सोहन के द्वारा यह व्यवसाय प्रारंभ किया गया, ठीक है, सोहन के द्वारा यह व्यवसाय प्रारंभ किया गया, उसी वक्त सोहन बन गया इस व्यवसाय का स्वामी। क्या बन गया सोहन? इस व्यवसाय का स्वामी। तो हमारे अकाउंट्स का जो पहला वर्ड है वो हमको मिल गया है स्वामी, यानी कि ऑनर, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? ऑनर। तो अकाउंट में व्यवसाय के मालिक को क्या बोला जाता है? स्वामी, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला वर्ड। अब इस 1 लाख रुपए को उसने व्यवसाय में लगाया। तो जब वह 1 लाख रुपए व्यवसाय में लगाया तो ये 1 लाख रुपए क्या कहलाई? पूंजी। क्या कहलाई? पूंजी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति व्यवसाय में पैसा लगाता है तो कॉमर्स की भाषा में हम उस पैसे को बोलते हैं पूंजी। तो हमारा जो दूसरा वर्ड है वो क्या हो गया? पूंजी। पूंजी यानी कि कैपिटल, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैपिटल। तो सोहन ने 1 लाख रुपए की पूंजी लगा दी इस व्यवसाय में। व्यवसाय किस चीज का था? कपड़ों का व्यवसाय था, ठीक है। तो जब यह व्यवसाय कपड़ों का था तो ये जो कपड़े इस व्यवसाय के लिए क्या कहलाए? ये बार बार क्या खरीदेगा, बेचेगा, या मार्केट में जाएगा कपड़े खरीद के लाएगा और कपड़े ही बेचेगा, ठीक है। तो जिस चीज का क्रय विक्रय व्यवसाय में होता है, मतलब खरीदी बिक्री होती है, वह क्या कहलाता है? वह शब्द या वह सामान उस व्यवसाय के लिए माल कहलाता है। क्या कहलाता है? माल, यानी कि मटेरियल। हम बार बार
इस वर्ड का यूज नहीं करेंगे कि हम मार्केट से कपड़े खरीद के ला रहे हो, कपड़े बेच रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, इस व्यवसाय से क्या क्रय किया गया, माल क्रय किया गया और माल की बिक्री हुई। ठीक है, 2000 का माल आया, 3000 की बिक्री हुई। ठीक है, तो उस वर्ड को क्या बोला जाता है, माल। जिस सामान की व्यवसाय में खरीदी बिक्री होती है, क्रय विक्रय होता है, वह कहलाता है माल, यानी कि मटेरियल। मटेरियल। ठीक है, 3 वर्ड हमको मिल गए। सोहन जो है कंपनी, इस व्यवसाय का मालिक। सोहन ने जो रुपए लगाए वह व्यवसाय के लिए पूंजी। सोहन ने जो खरीदा, क्या व्यवसाय में खरीदी बिक्री के लिए जो खरीदा वह कहलाया व्यवसाय के लिए माल। तो ये 3 चीज हमारे अकाउंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखिए, वह माल खरीदने गया बाजार, तो व्यापार में क्या हुआ, सबसे पहला काम हुआ क्रय। मतलब वह जो खरीद कर लाया उसको क्या बोला जाएगा, क्रय, यानी कि परचेस। क्या बोला जाएगा, परचेस। ठीक है, वह माल का क्या किया, क्रय किया। जब व्यवसाय में माल क्रय करके लाया, उसके बाद क्या हुआ, उस माल की हुई बिक्री। ठीक है, क्रय के साथ साथ क्या होता है, विक्रय भी। ठीक है, विक्रय को बोलते हैं सेल। ठीक है, इस प्रकार साल भर, ठीक है, साल भर उस व्यवसाय में माल की खरीदी और माल की बिक्री होती रहती है। क्योंकि भाई बाजार से वो माल लेकर आया, एक लॉट माल लाया, माल बेच दिया, उसके बाद वो फिर बाजार गया, फिर माल लेकर आया। तो हम इसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, खरीदना और बेचना। ठीक है, हमारे अकाउंट्स में जब हम इसको अकाउंटिंग में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जब हम इस अकाउंट बनाएंगे, खाते बनाएंगे, तब हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्रय, विक्रय और माल। ठीक है, जब आप व्यवसाय अध्ययन पढ़ोगे तो आप खरीदना बेचना यूज कर सकते हो, पर जब आप अकाउंट बनाओगे तो आप क्या यूज करोगे, माल क्रय किया गया, माल विक्रय किया गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ वर्ड्स। अब देखिए, सोहन जब माल खरीद लिया, माल का क्रय कर लिया, ठीक है, माल विक्रय कर रहा है, यह प्रोसेस जो है उसका साल भर चलता रहेगा। ठीक है, उसके बीच बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस व्यवसाय में होते रहते हैं। तो बीच में मान लीजिए साल में सोहन को घर में कुछ उसके फंक्शन था, जिसके लिए उसको व्यवसाय से कुछ रुपए निकालने की जरूरत पड़ी। सोहन ने क्या किया, व्यवसाय से कुछ रुपए निकाले। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए खरीदने बेचने का जो भी है, तो इसने 2000 रुपए क्या किए, व्यवसाय से निकाले। 2000 रुपए इसने अपने प्रयोग के लिए, किस चीज के लिए, उसके घर का प्रयोग था, तो निजी प्रयोग के लिए उसने, निजी उपयोग के लिए, ठीक है, निजी उपयोग के लिए उसने 2000 रुपए व्यवसाय से निकाले। भाई अब इस निजी उपयोग के लिए उसने जो 2000 रुपए व्यवसाय से निकाले, उसको हम अकाउंट की भाषा में क्या बोलते हैं, तो उसको हम अकाउंट की भाषा में बोलते हैं आहरण। क्या बोलते हैं हम, आहरण, यानी कि ड्राइंग। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ठीक है, तो आहरण, अगर सोहन व्यापार से 2000 रुपए निकालता है, ठीक है, उसने व्यापार से 2000 रुपए अपने उपयोग के लिए निकाले, तो ये 2000 व्यवसाय के लिए कहलाया आहरण। ठीक है, मतलब सोहन ने व्यवसाय से 2000 रुपए आहरित किए। आप जब अकाउंट की भाषा में पढ़ोगे तो क्या बोलोगे कि सोहन ने 2000 रुपए व्यापार से आहरित किए। अब वह चाहे तो व्यापार से पैसे भी निकाल सकता है, और व्यापार से अगर उसने कुछ कपड़े निकाले कि ठीक है, सोहन के घर में शादी आया, ठीक है, सोहन के बहन की शादी थी, तो उसको कपड़े खरीदने थे, तो वो सोचा कि भाई मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं 50-60 हज़ार के कपड़े अपने ही व्यवसाय से निकाल लेता हूं। तो जब उसने 50,000 के कपड़े, ठीक है, 50,000 के कपड़े अपने ही व्यवसाय से निकाले, ठीक है, तो यहां पर ये रुपए निकाल रहा है। ठीक है, यहां पर इसने क्या निकाला, 2000 रुपए, तो वो भी क्या कहलाया, आहरण कहलाया। इसने 50,000 रुपए के कपड़े निकाले, ठीक है, 50,000 के कपड़े निकाले, तो यह 50,000 भी क्या कहलाया, आहरण कहलाया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह इसने निजी उपयोग के लिए निकाला था। तो जब निजी उपयोग के लिए व्यवसाय का स्वामी चाहे तो
उतने पैसा वो रोकड़ निकाले, चाहे उतने अमाउंट का वह कोई सामान ले, चाहे फर्नीचर ले, कुछ भी जब वह व्यवसाय से अपने उपयोग के लिए निकालता है तो वह राशि उस व्यवसाय के लिए आहरण कहलाती है। ठीक है, तो ये वर्ड हो गया आहरण। आहरण का मतलब आप सीधे समझो कि निजी उपयोग के लिए कुछ भी व्यवसाय से निकालना। ठीक है, तो ये हो गया आहरण। अब देखिए, जब यह व्यवसाय चला रहा तो बीच बीच में इसको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कभी व्यवसाय में पैसे कम भी पड़ जाते हैं, कभी व्यवसाय में पैसे और भी लगाने पड़ते हैं। तो जब इसमें व्यवसाय में इसको पैसे की और ज़रूरत पड़ी तो ये बाहर गया क्या लेने, और अधिक पैसा व्यवसाय के लिए लेने। तो इसने बैंक से कितने रुपए लिए, इसने बैंक से 50,000 का और ले लिया लोन। क्या ले लिया, ऋण। ठीक है, इसने बैंक से 50,000 का लोन ले लिया, तो ये 50,000 क्या कहलाया, ऋण। ठीक है, तो व्यवसाय में किस चीज की भी जरूरत पड़ती है, ऋण, जिसको आप आम भाषा में क्या बोलते हो, उधारी। आम भाषा में आप इसको बोलते हो उधारी, लेकिन कॉमर्स की भाषा में ये कहलाएगा ऋण, यानी कि लोन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7वां वर्ड, ऋण। अब देखिए, इस ऋण वह रकम है जिस रकम को व्यवसाय के मालिक ने व्यवसाय के लिए, जब व्यवसाय को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ी तो उस रकम की पूर्ति के लिए वह बाहर से उस रकम को लोन या ऋण के रूप में जो है वो लेकर आया हो। तो ऐसी रकम जो उधारी में व्यवसाय चलाने के लिए बाहर से ली जाती है वह कहलाती है ऋण। ठीक है, जिस ऋण को जो ऋण जो है व्यवसाय के लिए एक जिम्मेदारी, एक दायित्व होता है। तो उसी प्रकार देखिए, व्यवसाय में कई बार मार्केट से सामान आता है, मतलब सामान की खरीदी होती है और सामान की बिक्री होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जब सामान खरीदने सोहन बाजार जा रहा हो, ठीक है, जब सामान खरीदने बाहर जा रहा हो तो वह खरीदी केवल नगद ही हो। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि खरीदी हमेशा नगद ही हो, खरीदी जो है वो उधार भी होती है। तो देखिए, ये दो शब्द आया, नगद और उधार। तो जब खरीदी नगद होती है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब खरीदी उधार में होती है तो वह जिस व्यक्ति से व्यवसाय जो है सामान खरीद कर लाता है वह व्यक्ति व्यवसाय के लिए क्या बन जाता है, व्यवसाय के लिए बन जाता है वह लेनदार। इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, लेनदार, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। लेनदार वह व्यक्ति होता है जो कि व्यवसाय से पैसा लेता है। लेनदार जो होता है वो क्या, कौन होता है, लेनदार। आप हमेशा ध्यान रखो कि जो व्यवसाय से रकम लेता है, ठीक है, तो रकम लेता है, आप इसको ऐसे ध्यान दो, एरो इस साइड है, ये है आपका लेनदार। ठीक है, जिससे कि व्यवसाय ने उधारी में माल खरीदा है, उधारी में माल खरीदा है यानी कि पैसा लेगा लेनदार, तो यह कहलाएगा लेनदार जो कि व्यवसाय से लेगा। ठीक है, अब उसी प्रकार जब बिक्री होती है, ठीक है, जब विक्रय होता है तो विक्रय भी नगद भी होता है और उधार भी होता है। ठीक है, तो जब विक्रय नगद हुआ तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब विक्रय उधार में होता है तो उसे क्या कहेंगे, तो जब बिक्री उधारी में होता है, ठीक है, मतलब व्यापार ने उधारी में सामान बेचा तो वह व्यक्ति जो हमको पैसा देगा, क्योंकि उधार है, उसने अभी तक हमको पैसे नहीं दिए, तो वह व्यक्ति पैसा देगा तो वो क्या कहलाएगा, देनदार। क्या कहलाएगा, देनदार। तो इस वर्ड को भी आपको समझना जरूरी है। लेनदार और देनदार में अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देनदार को इंग्लिश में बोलते हैं डेटर्स। ठीक है, तो आपको माइंड में सेट करना है कि लेनदार कौन है और देनदार कौन है। इसको समझने के लिए सीधा सा एक फंडा है, अगर आप इजी वे से समझना चाहते हैं, कि जो हम व्यापार से लेता है, ठीक है, जो व्यापार से पैसे लेगा वो कहलाएगा लेनदार, जो व्यापार को पैसे देगा वह कहलाएगा देनदार। सीधी सी बात, जो व्यापार से पैसे लेगा वो लेनदार, जो व्यापार को पैसे देगा वो देनदार। देनदार हमेशा संपत्ति होती है, लेनदार जो है वो हमेशा दायित्व होते हैं। तो ये हमने दो वर्ड और सीख लिए, लेनदार और देनदार। ठीक है, एकदम माइंड में आप हमेशा सेट रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। आप खरीदते हो जब व्यवसाय में उधारी,
तो उधारी खरीदते हो मतलब आपने सामान तो ले आया पर उसको पैसे नहीं दिए, तो जब वो आपसे पैसे लेगा तो वो लेनदार कहलाएगा। जब आप सामान को बेचते हो व्यवसाय से तो बेचने पर नकद विक्रय भी होता है और उधार भी। जब नकद विक्रय हुआ तो पैसे तो हमको मिल गए, लेकिन जब उधार बिक्री होती है तो पैसे हमको प्राप्त नहीं होते, मतलब हमको वो देनदार जो है वो पैसे देगा, मतलब जो हमको पैसे देगा वो देनदार। तो इस तरीके से हमारे लेनदार और देनदार डिसाइड हो गए। अब हम व्यवसाय को करते करते जब साल का अंत होता है, ठीक है, तो जब हम सामान खरीदते हैं बेचते हैं, सामान खरीदते बेचते तो अंत में हमारे पास कुछ ऐसे सामान भी बच जाते हैं जिसकी बिक्री अंत तक नहीं हो पाती। मतलब वर्ष के अंत में जब हम अपने खाते बनाते हैं तो कुछ ऐसे सामान जो लास्ट तक नहीं बिकते हैं, अंत तक नहीं बिकते हैं, तो अंत में बचे माल, ठीक है ना, वर्ष के अंत में न बिके माल को, ना बिके माल को आप क्या बोलोगे? वर्ष के अंत में वह सामान, वह माल जो नहीं बिक पाता वह कहलाता है स्टॉक। क्या कहलाता है? रहतिया। क्या कहलाता है वो? रहतिया, ठीक है, जिसको कि आप इंग्लिश में स्टॉक बोलते हो, रहतिया। रहतिया या फिर इसको स्कंध भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझना, इसको हिंदी में दो स्कंध भी बोलते हैं और रहतिया भी बोलते हैं। ये दोनों वर्ड का मीनिंग जो है वो सेम है। स्टॉक, यह स्टॉक क्लोजिंग भी होती है और ओपनिंग स्टॉक भी होती है। वर्ष के अंत में जो माल बचता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, और वर्ष के प्रारंभ में जब उसी माल को लेकर आप फिर से व्यवसाय को नए सिरे से अगले साल आप प्रारंभ करते हो तो वह जो स्टॉक है वह ओपनिंग स्टॉक में बदल जाता है, मतलब अंतिम रहतिया और प्रारंभिक रहतिया। तो बच्चों, आज की इस क्लास में मैंने इन 10 वर्ड्स को आपको बताया है। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्दों को हमको जानना है, तो आज के लिए ये 10 शब्दों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्या है। व्यवसाय जो प्रारंभ करता है, व्यवसाय का मालिक, जो पैसे वो व्यवसाय में लगाता है वो पूंजी, व्यवसाय में जिस चीज़ की खरीदी बिक्री होती है वो माल, जब कुछ चीज़ खरीद के लाया जाता है व्यवसाय में तो वह क्रय, जब व्यवसाय का सामान बेचा जाता है वो विक्रय, जब व्यवसाय का मालिक अपने उपयोग के लिए व्यवसाय से जो निकालता है वो आहरण, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो कोई अन्य सामान हो, जब व्यवसाय के लिए ज़रूरत पड़ने पर बाहर से पैसे लाए जाते हैं उधारी में तो वह कहलाता है लोन यानी कि ऋण, जब व्यवसाय की सामान उधारी में खरीदी होती है, जब उधारी में खरीदी जाती है तो वह व्यक्ति जिससे उधारी सामान खरीदते हैं वह कहलाता है लेनदार, क्योंकि वह व्यवसाय से पैसे लेता है। उसी प्रकार जब व्यवसाय से बिक्री होती है सामान की, उधारी बिक्री, जब हम पैसे नहीं देते हैं और पैसे हमको प्राप्त नहीं होते हैं, उधारी में हम सामान बेचते हैं, तो वह व्यक्ति कहलाता है देनदार, क्योंकि वह व्यवसाय को पैसे देगा, ठीक है। उसी प्रकार समस्त सामान की जब खरीदी बिक्री साल भर होती है और अंत में जो सामान बच जाता है, जो माल बच जाता है, अब मैं सामान का वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, माल यूज़ करूँगी, कि जब वर्ष के अंत में जो मटेरियल या जो माल बच जाता है वह कहलाता है रहतिया, ठीक है। जिसको कि जो स्टॉक पड़े रहते हैं, बोलते हैं ना कि अरे हमारे दुकान में तो बहुत दिन से स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो स्टॉक कुछ और नहीं होता है, वो व्यवसाय का माल होता है जिसकी खरीदी बिक्री व्यवसाय करता है। तो यह स्टॉक जो है ये क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है और ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है। तो बच्चों, ये थे आज के हमारे ये 10 इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स के वर्ड्स, और अगले क्लास में मैं आपके साथ और भी आधारभूत शब्दों को लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए बच्चों इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझिए, रिवीजन कीजिए और नोट्स बनाइए।